हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 6 में आज हम लोग एसएसटी का लेसन 2 करने वाले हैं, जिसका टाइटल है रिलिम्स ऑफ द अर्थ। इसमें जो है हम लोग धरती के अलग-अलग जो स्फीयर्स हैं ना, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। धरती के कौन-कौन से मुख्य हम लोगों के रिलिम्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिलिम्स होते हैं बहुत सारे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। रिलिम्स को हम लोग कह सकते हैं मंडल, अलग-अलग प्रकार के मंडल उनके बारे में पढ़ना है। देखिए, कहते हैं क्या कि अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है, एक अद्भुत प्लैनेट है, क्योंकि ये आपको सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिस पर जीवन मौजूद है। लैंड, वाटर एंड एयर, यानी कि आपको धरती पर जो है मुख्यतः 3 आपके मंडल हैं, जैसे कि भूमि है, पानी है और हवा है। अर्थ इनटू विच द अर्थ ऑफ द अर्थ, ये तीनों जो है वो धरती के रिलिम्स है, जिनके बीच जो है हमारी धरती बटी हुई है। ये सारे रिलिम्स जो है वो धरती पर जीवन को सपोर्ट करते हैं, लाइफ इटसेल्फ। और चौथा जो खुद का अपना रिलिम है वो है हम लोग का खुद ही जीवन, यानी कि जैवमंडल। द अर्थ हैज़ अ डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग अ रीजनेबल डिस्टेंस, यानी कि धरती जो है वो सूरज से बिल्कुल उतनी ही दूरी पर है जितना उसको होना चाहिए, ताकि वहाँ पर लाइफ जो है वो पनप सके। विद द इमरजेंस ऑफ लाइफ, यानी कि आपको जीवन की उत्पत्ति के साथ ही जो धरती का जलवायु है वो आपको काफ़ी बदला, काफ़ी ज़्यादा जो है वो सेटल डाउन हुआ। जो यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो रॉक्स को डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं, जिसके कारण जो है मिट्टी बनती है और धरती के जो है क्रस्ट का निर्माण होता है। यानी कि धरती के जो आपके चारों रिलिम्स है वो आपको एक दूसरे के साथ इंटरैक्टिव हैं और एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं किए जा सकते हैं। और वो चारों रिलिम्स कौन कौन हैं? लैंड मतलब लिथोस्फीयर, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं आपको थल मंडल। हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। और बायोस्फीयर मतलब कि जैव मंडल। सबसे पहले हम लोग को लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ना है। जो धरती का आपको सबसे ऊपर का लेयर दिखाई पड़ता है उसी को हम लोग लिथोस्फीयर यानी कि थल मंडल कहते हैं। ये जो है धरती का क्रस्ट होता है। इसमें जो है आपको बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स और ओशन फ्लोर्स जो हैं पाए जाते हैं। हम लोगों को जो है आपको लिथोस्फीयर पर बहुत सारे पहाड़, बहुत सारे पठार, बहुत सारे मैदान मिलते हैं। वी फाइंड, यहाँ पर जो है आप लोगों को जीवन मिलता है, पौधे, पेड़ पौधे, ह्यूमन सब जो है इसी स्फीयर पर पाए जाते हैं। यहाँ पे जो है मिट्टी पाई जाती है, जो कि आपको यहाँ पर पौधों को बढ़ने में मदद करती है। इसके अलावा जो है तेल, गैस और खनिज वगैरह भी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। लिथोस्फीयर जो होते हैं वो आपको दो तरीके के आपके क्रस्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। पहला होते हैं कॉन्टिनेंटल और दूसरा होता है ओशियानिक। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं वो आपको कॉन्टिनेंट्स के नीचे होते हैं। जाहिर सी बात है कि आप इट इज़ द अपर क्रस्ट, यानी कि सबसे ऊपर का जो क्रस्ट होता है उसको हम लोग सियाल कहते हैं। सियाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिलिका और एल्युमिनियम का बना हुआ है, तो सिलिका का SI और एल्युमिनिया का AL ले लिए तो सियाल बन गया। इसका जो थिकनेस होता है वो 40 से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ रहता है और ये जो होता है आपको माउंटेन्स के अंदर और भी ज़्यादा घना होता है। जो ओशियानिक क्रस्ट होता है वो आपको लोअर क्रस्ट होता है, यानी सबसे नीचे वाला, जो कि ओशंस के नीचे पाया जाता है और इसको जो है सियाल के भी अंदर पाया जाता है। इसको हम लोग सीमा कहते हैं। सीमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, तो सिलिका का SI और मैग्नीशियम का MA, तो सीमा बन गया। ये जो होता है ज़्यादा आपको थिनर होता है, ज़्यादा ये आपको क्या बोलते हैं उसको, घना होता है, सॉरी थोड़ा पतला होता है ये। द विद एन एवरेज ऑफ, यानी कि इसकी जो थिकनेस होती है वो आपको लगभग 6 किलोमीटर के लगभग में होती है। अब बात करते हैं हम कॉन्टिनेंट्स की। कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं वो आपके बड़े बड़े लैंड मासेस होते हैं, जो कि लिथोस्फीयर पर पाए जाते हैं। मुख्यतः 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। कौन कौन से हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में? एशिया, अफ्रीका, एक एक करके जो है आपको लाइन से यहाँ पर सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ना है। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के बारे में पढ़ना है। एशिया के बारे में सबसे पहले दिया हुआ है। एशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये जो है धरती के पूरे टोटल सरफेस एरिया का 1/3 हिस्सा घिरे हुए हैं और ये जो है हमारा आर्टिक ओशन से घिरा हुआ है नॉर्थ में। साउथ में इसके इंडियन ओशन है और जो है इसके पूरब में पैसिफिक ओशन है। इट हैज़ द, इसमें जो है आपको दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं और दुनिया के जो सबसे नीचे पॉइंट है मैरियाना ट्रेंच, वो भी इसी आपके कॉन्टिनेंट में पड़ती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जैसे कि यांगजे नदी, यूफ्रेट्स नदी, इंदस नदी, गंगा नदी। बड़े बड़े डिजर्ट्स जैसे कि गोबी डिजर्ट, थार डिजर्ट, ये भी जो है एशिया में है। इट इज़ ऑल्सो हैज़, यानी कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा आपको पॉपुलेशन है इस कॉन्टिनेंट में। एंशिएंट सिविलाइजेशंस, यानी कि पौराणिक सभ्यताएं, जैसे कि सिंधु सभ्यता या फिर मेसोपोटामियन सभ्यता, वो यहीं पर पनपी हैं। दूसरा कॉन्टिनेंट हम लोग का अफ्रीका। अफ्रीका जो है दूसरा सबसे
सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दुनिया का, जो कि लगभग मतलब 5 हिस्से में से एक हिस्सा जो है धरती के सरफेस का घेरे हुए है। द कॉन्टिनेंट यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है पश्चिम दिशा में, इंडियन ओशन से घिरा हुआ है ईस्ट से पूर्वी दिशा से, और अफ्रीका जो है वो एशिया से जुड़ा हुआ है स्वेज नहर के द्वारा। ठीक है, एक स्वेज आपको समुद्री मार्ग है उसके द्वारा। मोस्ट ऑफ द अफ्रीका इज अ वास्ट, यानी कि अफ्रीका का जो आपको अधिकतर क्षेत्रफल है उसमें मुख्यतः बड़े बड़े पठार हैं, जिनमें आपको अटलस माउंटेन है नॉर्थ वेस्ट में इसके साउथ में अगर जाइएगा तो केप रेंजेस यानी कि केप श्रृंखला मिलेगी। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, यानी कि यहाँ पर जो है दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा डिजर्ट, कालाहारी डिजर्ट, नामीब डिजर्ट्स वगैरह जो है अफ्रीका में ही है। रिमार्केबल लैंड फॉर्म, यानी कि इस कॉन्टिनेंट का एक सबसे बड़ा आपको भूभाग है जिसको हम लोग ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कहते हैं। ठीक है, ये रिफ्ट वैली है दुनिया की सबसे बड़ी। अफ्रीका हैज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, यानी कि जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो भी अफ्रीका से ही निकलती है। द एंशिएंट सेटलमेंट्स, यानी कि इजिप्ट की जो पुरानी सभ्यताएं रही हैं वो इसी नील नदी के किनारे पे पनपी हैं। दूसरी मुख्य नदियों की अगर बात करें तो यहाँ से नाइजर नदी, कॉन्गो नदी, जाम्बेजी नदी वगैरह निकलती हैं। अफ्रीका इज़ फेमस फॉर इट्स, यानी कि यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं जिसके लिए अफ्रीका जाना जाता है। अब बात करते हैं हम यूरोप की। यूरोप जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ये जो है लगभग आपको 1/15 यानी कि 15वें हिस्से में से एक हिस्सा है धरती के सरफेस का। इट फॉर्म्स, ये जो है आपको ए कंटिन्यूअस लैंड मास विद एशिया, यानी कि एशिया के साथ सीधे सीधे ये भूमि के द्वारा जुड़ा हुआ है। और एशिया और यूरोप को जो है एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। इट इज़ बाउंडेड, ये जो है आर्टिक ओशन से घिरा हुआ है नॉर्थ में, अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है ये पश्चिम में, और इसके अलावा जो है मेडिटेरेनियन सागर और ब्लैक सागर से जो है ये साउथ में घिरा हुआ है। इट हैज़ वेरी, यानी कि इसका जो आपको कोस्ट लाइन है, जो तट रेखा है, वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर है, अनियमित है, जो कि लगभग 38,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये जो है आपको इसमें कई सारी खाड़ियाँ हैं, कई सारे जॉर्ड्स हैं। यूरोप इज़ ऑल्सो मार्क्ड, यानी कि यूरोप में जो है कई सारे आपके झील भी पाए जाते हैं, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन जैसे देशों में। रीन, रोने, डैन्यूब, वोल्गा, डेनफियर, टेम्स, ये सारी नदियां हैं जो कि यूरोप से निकलती हैं। अब बात करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका जो है वो तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दुनिया का, जो कि आर्टिक ओशन से नॉर्थ में घिरा हुआ है, अटलांटिक ओशन से ईस्ट में घिरा हुआ है, पैसिफिक ओशन से साउथ में और पश्चिम में घिरा हुआ है। दिस कॉन्टिनेंट, ये जो है आपको पश्चिमी गोलार्ध में पाया जाने वाला कॉन्टिनेंट है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है वो आपको पनामा का जो नहर है ना उसके द्वारा जुड़े हुए हैं। नॉर्थ अमेरिका जो है वो आपको इसका जो कोस्ट लाइन है, इसकी जो तट रेखा है वो दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा है, जो कि 60,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं मिसिसिपी, मैगजेने, रेड, यूकोन और लॉरेंस नदियाँ। द ग्रेट लेक्स, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में जो है ग्रेट लेक्स है, जो कि आपको सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक्स का क्या है, समूह है धरती पर। नॉर्थ अमेरिका ऑल्सो हैज़ द मोस्ट, यानी कि आपको दुनिया का जो है सबसे नॉर्थ अमेरिका का जो आपको कैनियन है वो दुनिया में आपको एकमात्र सबसे बड़ा है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि इस कॉन्टिनेंट का आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो यूएसए में रहता है, और 10% जो है लगभग लोग, 10% से भी कम ही लोग कनाडा में रहते हैं। दाउ इट कवर्स, लेकिन ये जो है आपके जो कनाडा है वो आपका पूरे कॉन्टिनेंट का लगभग 2/5 हिस्सा घेरे हुए हैं, मतलब कि 5 हिस्सा में से 2 हिस्सा लगभग कनाडा ही है। साउथ अमेरिका की अगर बात करें, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है दुनिया का। ये जो है 1/8 सरफेस घेरे हुए है लैंड के सरफेस का, मतलब 8 हिस्सा में से एक हिस्सा। इट इज़ बाउंडेड, ये जो है आपको घिरा हुआ है पैसिफिक ओशन से पश्चिम में, अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है ये नॉर्थ और ईस्ट में। इसके अलावा जो है पनामा नहर भी जो है इसको नॉर्थ अमेरिका से जोड़ती है। साउथ अमेरिका हैज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन, यानी कि साउथ अमेरिका का जो रिवर बेसिन है वो दुनिया में सबसे बड़ा है, जो कि अमेजन, पैराग्वे, उरुग्वे और ओरिनोको नदियों द्वारा बनाई गई हैं। अब बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपको एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि एक कंट्री भी है, दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और छठा सबसे बड़ा देश है। इट इज़ सराउंडेड, यानी कि ये पूरे चारों तरफ से जो है ओशंस और सीज से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को का अगर पहचान की हम बात करें तो ये जो है आपको गर्त में है स्थित है। यहाँ पर जो है आपको
कई सारे नदियाँ बहती हैं जैसे कि मुरे, डार्लिंग, फ्लिंडर या फिर स्वान। जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ऑस्ट्रेलिया का एक सबसे बड़ा आपको रिमार्केबल फीचर है, जो कि जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, वर्ल्ड फेमस है। यहाँ पर कई सारे कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। लुक फॉर इट ऑन, इसको जो है कह रहे हैं कि आप क्या करिए, अपने ग्लोब वगैरह में खोजिए इसका कोस्ट लाइन। डू यू नो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपको ऑस्ट्रेलिया है उसको लास्ट फ्रंटियर कहा जाता है। इसको इसका दूसरा नाम है, और क्यों कहा जाता है ये आपको खुद से पता लगाना है। अब है हम लोग का अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है वो हमारा 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। मोस्टली इट इज़ कवर्ड बाय, यानी कि ये जो है आपको क्या चीज़ से हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। अंटार्कटिका जो है वो आपको सर्कुलर पैटर्न का, गोलीय पैटर्न का है, जो कि आपको साउथ पोल की तरफ इसका ज़्यादातर एरिया है। विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ, यानी कि लगभग आपको 2195 मीटर के एलिवेशन के साथ जो है ये दुनिया का एलिवेशन मतलब ऊंचाई के साथ ये दुनिया का सबसे ऊंचा आपको कॉन्टिनेंट है। लगभग यहाँ के 95% जो आपको कॉन्टिनेंट है वो आइस और स्नो से ढका हुआ है इसका एरिया। सो नो वन रियली नोज, लेकिन किसी को भी एक्चुअली में यहाँ पे पता नहीं है कि बर्फ़ के नीचे क्या है। ड्यू टू दिस रीज़न, यही कारण है कि यहाँ पर जो है जीवन बहुत ही कम है। यहाँ पे जो पेड़ पौधे पाए भी जाते हैं वो भी अडेप्ट कर लिए हैं अपने आप को यहाँ के कंडीशन के अनुसार। अब बात करते हैं हम हाइड्रोस्फीयर की, यानी कि जलमंडल की। जितने भी वाटर बॉडीज हैं धरती पर वो एक साथ मिलकर हाइड्रोस्फीयर का निर्माण करती हैं। इसमें शामिल होते हैं आपके महासागर, सागर, झील, नदियाँ, झरने, वाटरफॉल्स, ये सारे जलप्रपात वगैरह। वाटर वेपर इन द एयर, यानी कि जो आपको हवा में मौजूद जल वाष्प होता है, या फिर ग्लेशियर या आइस या स्नो, ये सभी जो है हमारे हाइड्रोस्फीयर के ही हिस्से हैं। ऑल लाइफ, यानी कि पूरा का पूरा जो सजीव जीवन है वो पानी पर ही डिपेंड है। लगभग 95% जो पानी है ओशंस और सीज का वो साल्टी है। केवल 5% पानी ही जो है वो फ्रेश वाटर है, मीठा जल है। हाउ मेनी ओशंस डू वी हैव, यानी कि हमारे कितने टोटल महासागर है, कितने हैं? मुख्यतः 4 हैं। इट इज़ एक्चुअली वन वाटर बॉडी दैट हैज़ बीन नेम्ड बिफोर, यानी कि एक ही ऐसा वाटर बॉडी है जिसको अलग नाम आपको किसी स्थान के नाम पर उसका नाम दिया गया है। वो कौन है? इंडियन ओशन है। ऑल ओशंस, यानी कि सारे महासागर जो हैं वो आपको एक दूसरे में मिले हुए हैं, मिलते हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से। वी ऑलरेडी नो दैट द ओशंस, यानी कि हमको पहले ही पता है कि ओशंस क्या है। धरती के पूरे हिस्से का लगभग 71% हिस्सा घेरे हुए हैं। और 4 मुख्य ओशंस कौन कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन और आर्टिक ओशन। कई सारे ज्योग्राफी जो हैं मतलब कई सारे ऐसे ज्योग्राफर हैं जो कि आपको एक और ओशन कहते हैं, और वो ओशन को वो कहते हैं कि अंटार्कटिका में है। कौन सा ओशन? साउदर्न ओशन। इसको अंटार्कटिका ओशन भी कहा जाता है। लेकिन ये जो है आपको ऑल इंडिया सॉरी ऑल पूरे मतलब विश्व में जो है माने नहीं हैं। इट इज़ द प्लेस वेयर द वाटर ऑफ द पैसिफिक, अटलांटिक, यानी कि आपको जो साउदर्न ओशन है वहाँ पर पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, इन तीनों महासागरों के पानी आपस में मिलते हैं। जो पैसिफिक ओशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, जो कि आपको पूरे अर्थ सरफेस का 1/3 हिस्सा घेरे हुए है। इसका एरिया जो है वो भारत नहीं, पूरे दुनिया के लैंड मास का जितना एरिया है ना उससे भी बड़ा है। इट हैज़ द डबल वॉल्यूम ऑफ द वाटर देन दैट ऑफ द अटलांटिक, यानी अटलांटिक महासागर में जितना पानी है उसका 2 गुना पानी इसमें है। इसका एवरेज डेप्थ यानी औसत गहराई की अगर बात करें तो 4267, जिसको 67 बोलते हैं, 4267 मीटर है। इसके अलावा हम लोग का अटलांटिक ओशन जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशन है, जो कि आपको धरती के सरफेस का 1/5 यानी कि 1/5 हिस्सा घेरे हुए हैं। ये एस के शेप का दिखता है। ग्रीक मैथोलॉजी में जो है अटलांटिक का मतलब होता है सी ऑफ एटलस। ये जो है एक ग्रीक गॉड हैं, ठीक है, एक ग्रीक देवता है अटलांटिक। इट सेपरेट्स, ये जो है आपको यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। और इसके अलावा जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से। इसके अलावा इसका एवरेज डेप्थ की अगर बात करें तो 3330 मीटर इसका एवरेज डेप्थ निकलता है, यानी कि औसत आपको गहराई निकलती है। इंडियन ओशन जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है, जो कि 1/7 हिस्सा घिरे हुए धरती के सरफेस का, और इसकी औसत गहराई जो है वो 3890 मीटर है। आर्टिक ओशन जो है वो दुनिया का सबसे छोटा ओशन है, जो कि आपको नॉर्थ पोल के आसपास में है। ये जो है आपको नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया के क्षेत्र से घिरा हुआ है। इसके ऊपर भी जो है आपको बर्फ जमी हुई रहती है, और इसका एवरेज डेप्थ जो है वो लगभग 1988 मीटर है। अब हम लोगों ने जो है लैंडमास पढ़ लिया, धरती का हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट्स वगैरह पढ़ लिए। अब जो है इस टेबल को आप लोग को स्टडी करना है, जो कि नीचे दिया गया है। कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, कौन सा लोवेस्ट पॉइंट है किस कॉन्टिनेंट का, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग जो है एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है? वायुमंडल। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वायुमंडल जो होता है वो हमारी धरती को यूनिक फीचर दिए हुए है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन संभव है। धरती को चारों तरफ से ये घेरे हुए हैं। इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.6% कार्बन डाइऑक्साइड है। जितने भी लिविंग बींग्स है वो ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। ये हम लोगों को सूरज की हानिकारक किरणों से भी बचाता है। इसके अलावा पौधे भी जो हैं इस एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल से अपना भोजन बनाते हैं। हम लोगों को रेन और स्नो भी जो है वो आपको एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर वेपर से ही मिलता है। एटमॉस्फेयर का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 5 लेयर्स में बटा हुआ है और हर एक ज़ोन के बीच में जो है कुछ बफर लेयर्स भी हैं। सबसे पहला लेयर है इसमें ट्रोपोस्फेयर। ये जो है सबसे लोएस्ट लेयर है एयर का, जहाँ पर जो है आपके क्लाउड्स वगैरह पाए जाते हैं, स्टॉर्म्स, आंधी वगैरह आती है यहीं पर आती है। यहाँ पर जो है आपको टेम्परेचर कम होता है हाइट के कारण, इसके सबसे ऊँचे पॉइंट पर जाइएगा तो। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर होता है जो कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में भी पाया जाता है। ये अल्ट्रावायलेट रेज़ को सोखने का काम करता है और हम लोगों को तक पहुँचने से बचाता है। यहाँ पर जो है जितना आप ऊँचा चलते जाइएगा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। उसके बाद होता है मेसोस्फेयर जो कि तीसरा स्फीयर होता है। यहाँ पर जो है टेम्परेचर आपको अल्टीट्यूड के साथ यानी कि ऊँचाई के साथ इंक्रीज़ होता है। आइस क्रास्टर्स जो होते हैं ना, जो कि बादल में पाए जाते हैं, वो आपको यहीं पे पाए जाते हैं। इसके बाद आपको थर्मोस्फेयर होता है जो कि काफ़ी हॉट लेयर होता है गैसेस का, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको गर्मी होती है। और एक्सोस्फेयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। यहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है वो आपको अंतरिक्ष में मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। अब हम लोग का बायोस्फीयर, जिसको हम लोग जैवमंडल कहते हैं, एक आपको काफ़ी पतला सा जोन होता है वाटर, लैंड और मतलब कि इन तीनों के मिलने से, वाटर, लैंड और एयर से के मिलने से जो है बायोस्फीयर का निर्माण होता है। और ये जो है आपको आइडियल सिचुएशन है ऐसे लिविंग बींग्स के रहने के लिए कि वो लोग जो है इस जोन में पाए जाते हैं। ये जो है हम लोगों का धरती का सरफेस पानी और हवा के मिलने से बनता है। द ऑर्गेनिज्म में बी डिवाइडेड ब्रॉडली, यानी कि हम लोग जो हैं जितने भी जीव धरती पर पाए जाते हैं उनको हम लोग मुख्यतः 2 भाग में बाँटते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और इसके अलावा जो है एक और होता है ह्यूमन बीइंग। एनिमल किंगडम में हालाँकि ह्यूमन बीइंग भी शामिल है, बायोस्फीयर में ये सभी आते हैं। देयर आर अबाउट, यानी कि लगभग जो है 1 लाख प्रजाति के जानवर और 3 लाख प्रजाति के पेड़-पौधे जो है बायोस्फीयर में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ को तो हम लोग आपको नंगी आँखों से देख भी नहीं सकते हैं और कुछ जो है आपके बड़े भी होते हैं। डायनासोर जो है धरती पर काफ़ी पुराने समय में पाए जाते थे। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले जब आप जाइएगा तो पता चलेगा कि वहाँ पर जो है आपको एनवायरनमेंट में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया था, जिसके कारण जिसको जो है डायनासोर अपने लाइफ में एडेप्ट नहीं कर पाए थे और वो एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो गए थे। नाउ इट वाज़ नाउ दैट मैमल्स फाइनली गॉट, यानी वहीं से जो है आपके स्तनधारी जीवों का जो है विकास शुरू हुआ और कई सारी प्रजातियों ने जो है धरती पर जन्म लिया। उसी में जो है मनुष्य भी शामिल थे। ये सारे नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं वो हमेशा ही हमारे एनवायरनमेंट में चलते रहते हैं। अब हम बात करते हैं मैन एंड एनवायरनमेंट, यानी कि मनुष्य और पर्यावरण की। जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है वो उसमें क्या-क्या शामिल है? लैंड, एयर और वाटर शामिल है। इसमें बहुत सारे लैंड फॉर्म्स, एनिमल्स, वाटर सब कुछ है। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, यानी कि जो आपको पर्यावरण में बदलाव है वो प्राकृतिक रूप से होते रहते हैं और ऐसे जो आपके चेंजेस होते हैं वो आपको लगातार होते रहते हैं, जीवन को प्रभावित भी करते हैं हमारे। और और ऐसा नहीं है कि कोई विज़िबल चेंज जो है वो एक दिन में होता है। एक विज़िबल चेंज को होने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब जो हम लोगों का क्या दिया हुआ है, हाउएवर इन द पास्ट फ्यू सेंचुरीज़, यानी कि पिछले कुछ शताब्दियों में काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल चेंज देखने के लिए मिला है, जिसने जो है मनुष्य के जीवन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ उनमें से एक है। मनुष्य का जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो आपको हर एक 15 से 20 साल में डबल हो जाता है। आज जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो लगभग आपको 7,220 मिलियन है। सिंस द लैंड एरिया इज़ द सेम। अब देखिए, भूमि तो बढ़ नहीं रहा है, भूमि तो उतना ही है, लेकिन आपको क्या होते जा रहा है, रिसोर्सेज भी उतने ही हैं, लेकिन मनुष्य बढ़ते जा रहा है, मनुष्य का जो है धरती पर दबाव बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो है आपको एनिमल्स और दूसरे प्लांट के जो प्रजातियां हैं वो उनके एग्जिस्टेंस पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग का डिफोरेस्टेशन, जो आपको पेड़ों को काटने की प्रक्रिया होती है जनसंख्या बढ़ने के कारण, उसको हम लोग डिफोरेस्टेशन कहते हैं। फॉरेस्ट हमको पता है कि आपको धरती पर गैस को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई सारे जीवों के घर होते हैं, हमें भोजन भी प्रदान करते हैं। जब हम लोग पेड़ों को काटते हैं तो आपको जानवर इसके कारण एक्सटिंक्ट उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगता है जानवरों के। द मेन कॉज ऑफ, यानी कि जो आपको पर्यावरण के प्रदूषण का मुख्य कारण है वो मनुष्य की ही कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि व्हीकल या फिर फैक्ट्री या फिर केमिकल फर्टिलाइजर, जो कीटनाशक वगैरह का प्रयोग होता है एग्रीकल्चर में, या फिर किचन वेस्ट जो बहुत ज़्यादा निकलता है, लेबोरेटरीज, फैक्ट्रीज, ऑफिस, हॉस्पिटल, इन सब से निकलने वाला जो वेस्ट होता
है। ये सब जो है हमारे वाटर बॉडीज़ को डर्टी बनाते हैं, एयर को भी पॉल्यूट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को जो है कई सारे अवांछनीय गैसों को की मात्रा को बढ़ाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब हम लोग का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, ये हम लोगों के लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर के बीच का जो संतुलन है उसको बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। जो आपको तेल के कण होते हैं या दूसरे आपके वेस्ट होते हैं जो कि पानी में जाकर मिल जाते हैं, वो क्या करते हैं, मैरीन लाइफ को, जो समुद्र में पाया जाने वाला जीवन होता है, उसको बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। इसके कारण जो है आपका रेनफॉल का भी पैटर्न डिस्टर्ब होता है और इसके कारण जो है प्लांट का ग्रोथ भी डिस्टर्ब होता है और प्लांट का ग्रोथ डिस्टर्ब होता है, ज़ाहिर सी बात है कि आपके भोजन पर सीधा असर पड़ेगा उसका। और ये जो है फिनोमेना वो अब लगातार बढ़ते जा रहा है, उसको आसानी से हम लोग अपने आसपास ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सॉइल इरोजन, जिसको हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए, हर रोज़ जो है हम लोगों का भोजन का डिमांड बढ़ रहा है, मनुष्य का, मवेशियों का। ये जो प्रेशर है हैवी फूड का, वो एग्रीकल्चर पर बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण जो है भूमि के क्वालिटी पर, गुणवत्ता पर आपको कमी आ रही है और इसके कारण जो है सॉइल इरोजन आपको हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है। अब जो है कहता है क्या कि हम लोग जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। आज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू बन चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है धरती के लिए, नहीं न सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी धरती के लिए। कुछ ऐसे हम लोग कदम उठा सकते हैं जैसे कि रिफॉरेस्टेशन या फिर एफॉरेस्टेशन, मतलब जंगल को लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना, पार्क्स और सेंचुरीज जो हैं, अभयारण्य, उनको स्थापित करना ताकि पौधों को और जानवरों को बचाया जा सके। इसके अलावा जो है आपको ईंधन के वैकल्पिक स्रोत जैसे कि सीएनजी वगैरह का इस्तेमाल करें हम लोग व्हीकल्स में। प्रोहिबिटिंग द यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स, यानी कि पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल को कम करें। ये बैग्स क्या करते हैं, डिकम्पोज नहीं होते हैं और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जो है ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जानकारी फैला सकते हैं और क्या कह सकते हैं, लिटरेसी, यानी कि आपको जो आपको शैक्षणिक दर है उसको बढ़ाया जा सकता है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। प्रिवेंटिंग पोल्यूशन बाई, इसके अलावा जो है हम क्या कर सकते हैं, क्लीन हैबिट्स को अपना कर भी जो है पोल्यूशन को पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को सही तरीके से क्लीन करना, सही तरीके से वेस्ट को हैंडल करना, मैनी सच इंपॉर्टेंट, ऐसे कई सारे स्टेप्स को हम लोग ले सकते हैं जिससे कि हम लोग का इन्वायरमेंट क्या है, सुरक्षित रहे और प्रिजर्व्ड रहे। अब आप लोग इसका एक्सरसाइज कर लीजिए। व्हाट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड, लिथोस्फीयर के आगे टिक मान लीजिए। -% ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर ऑन द अर्थ इज हेल्ड बाय द ओशन, 71.6% के आगे टिक मान लीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ इज रिमार्केबल फीचर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के आगे टिक मान लीजिए। गोबी डिजर्ट इज इन एशिया के आगे टिक मान लीजिए। द प्लेस वेयर द वाटर ऑफ पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन मर्ज, साउदर्न ओशन के आगे टिक मान लीजिए। डैश इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, सीमा, सीमा भर लीजिएगा फर्स्ट वाला में। लॉन्गेस्ट रिवर नील, NILE नील। ग्रैंड कैनियन लाइज इन, ग्रैंड कैनियन कहाँ पर है तो ग्रैंड कैनियन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, देखिए ग्रैंड कैनियन यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाया था, कहाँ गया, ये रहा। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका में दिखाया था मैंने ग्रैंड कैनियन, तो आप क्या भरिएगा ग्रैंड कैनियन वाले में, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसमें आप भर लीजिएगा नॉर्थ अमेरिका। थर्ड वाले में द डैश ओशन कवर्स 1/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, धरती के हिस्से का 1/3 सरफेस एशिया कॉन्टिनेंट हो जाएगा। द डायनासोर कुड नॉट अडेप्ट द एनवायरमेंटल चेंजेस एंड सून बिकम एक्सटिंक्ट, EXTINCT, एक्सटिंक्ट। ट्रू फॉल्स भर लीजिए। अपर क्रस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड सियाल, ट्रू। टी भर लीजिएगा। यूरोप इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यूरोप सेकेंड लार्जेस्ट कंटिनेंट नहीं है, इसको आप F कर लीजिएगा। ओनली 5% ऑफ द टोटल वाटर इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर, ये ट्रू कर लीजिएगा। द लिथोस्फीयर इज नॉट अ सॉलिड रॉक, द लिथोस्फीयर इज नॉट अ सॉलिड रॉक क्रस्ट ऑफ द अर्थ ये भी आप फॉल्स कर लीजिएगा। थर्मोस्फीयर इज द आउटर मोस्ट लिमिट ऑफ द एटमोस्फीयर, इसको भी आप फॉल्स कर लीजिएगा, एक्सोस्फीयर है। मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। ग्रेट लेक्स कहाँ पर है, अटलांटिक ओशन को एस से मिला लीजिए, ग्रेट लेक्स को थोड़ा देर के लिए लीव कर दीजिए। अटलांटिक ओशन को सबसे लास्ट वाले से मिला लीजिए। स्ट्रेटोस्फीयर को ओजोन लेयर से मिला लीजिए। ओशन क्रस्ट को जो है आप मिला लीजिए सीमा से, सेकंड वाले से। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को आप मिला लीजिए एशिया से, और ग्रेट लेक्स को मिला लीजिए नॉर्थ अमेरिका से। चलिए, ये एक्सरसाइज आप लोग को आज होमवर्क में करना है और इस चैप्टर को रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।